हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ये प्रीलिम्स यूपीएससी की ये जो सीरीज है 2026 के एग्जाम के लिए ये चल रही है। तो इसमें हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो हम उनको वन बाय वन कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है हमने इसी चैनल पर डाल दिया, आप यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। आप इससे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, बहुत सारी आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगी। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बल्कि उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा ताकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी ऑप्शंस के बारे में नॉलेज हो। अब चलते हैं, हमारे इस सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारे ये जो लॉजिस्टिक्स इज जो अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि लीड्स 2024 की रिपोर्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नीति आयोग, इसके साथ ही भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या महासंघ यानी कि फिक्की के द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ भारतीय उद्योग परिसंघ जो है यानी कि यहाँ पर अब देखिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा आपने ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर ए, यानी कि जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उसके द्वारा ये लॉजिस्टिक्स की रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। इसके बाद हमारा जो हम देखें इसकी एक्सप्लेनेशन, तो लॉजिस्टिक्स इज जो है अक्रॉस डिफरेंट लीड्स रिपोर्ट जो हाल ही में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने छठी लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट जो है स्टेट्स की 2024 में जारी की है। 25 की बिल्कुल मतलब की शुरुआत होने से पहले जारी की है। यह एक वार्षिक मूल्यांकन है जिससे अंतरराज्यीय जो है प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा मिलता है और नीति निर्माताओं को लॉजिस्टिक्स निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलता है। इसके साथ ही लीड्स की परिकल्पना 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक की तर्ज पर की गई थी। अब देखिए इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है सुधारों की पहचान करना, निवेश आकर्षित करना, इसके साथ लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना, राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं और लॉजिस्टिक्स निष्पादन उनका मूल्यांकन करना। तो इस रिपोर्ट में 4 प्रमुख कारकों के आधार पर इसका निष्पादन का आंकलन किया जाता है। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स जो अवसंरचना है, लॉजिस्टिक्स सेवा है, परिचालन और विनियामक परिवेश है, सतत लॉजिस्टिक्स जो वर्ष 2024 में शुरू किया गया यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। उनमें यानी कि यहाँ पर दिए, उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। उन्होंने 1863 में अपने पति के साथ मिलकर जो बाल हत्या पर प्रतिबंधक गृह की स्थापना की जो कि कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध भारत का पहला ग्रह था। इसके साथ ही तीसरा स्टेटमेंट किया, उन्होंने काव्य फूले 1854 और पावन काशी सुबोध रत्नाकर नाम की 2 प्रसिद्ध रचनाओं का श्रेय दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यक्तित्व है यानी कि कौन सी पर्सनैलिटी इन फीचर्स यानी कि इन विशेषताओं के साथ मैच कर रही है। ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे या फिर सरोजिनी नायडू। तो आप सभी को पता होगा उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार किया था। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है, सावित्रीबाई फूले। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है। तो सावित्रीबाई फूले जो है हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी 2025 को सावित्रीबाई फूले को उनकी 193वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में हाशिए पर रहने वाली जो माली समुदाय होता है उनमें हुआ था। उनका विवाह ज्योतिबा फूले से हुआ जिन्होंने उनकी शिक्षा का दायित्व संभाला था। उन्होंने 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए थे, एक अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी सिंधिया फरार के साथ और दूसरा पुणे के नॉर्मल स्कूल में किया था। इसके साथ उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। इस दंपति यानी कि इन कपल्स ने कुल 18 स्कूल शुरू किए थे। इसके बाद उन्होंने दलित समुदायों के उत्थान के लिए नेटिव मेल स्कूल जो है पुणे और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार मंक्स जैसे शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की। वर्ष 1863 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई
ने बाल हत्या प्रतिबंधित गृह की स्थापना की, जो कि कन्या भ्रूण हत्या का मुकाबला करने की, गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सहायता देने के लिए भारत का पहला गृह था। उन्होंने काव्य फूल 1854 में, बावन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में, और इस नाम के 2 प्रसिद्ध कृतियां भी लिखी थी, यानी कि उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स लिखी थी यहाँ पर, साथ ही कविता गो गेट एजुकेशन भी इन्होंने लिखी है। 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में सामाजिक उत्पीड़न की आलोचना की और शिक्षा समानता को बढ़ावा दिया। अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही है। अब हमारे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जो है ह्यूमन न्यूमोवायरस जो है HMPV इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना। यह फ्लू और कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। आमतौर पर सर्दियों और बसंत के दौरान प्रसारित होता है। इसमें कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जो सी ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इससे रिलेटेड बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसकी हम व्याख्या करने वाले हैं इस आंसर की। तो ह्यूमन जो है मेटान्यूमोवायरस जो है, इसकी खोज 2001 में डच शोधकर्ताओं के द्वारा की गई थी। यह एक वैश्विक श्वसन रोगजनक जो कि फ्लू कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। यह न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें RSV, खसरा और कंठमाला जैसे जो वायरस वो भी शामिल है। HMPV मुख्य रूप से निकट संपर्क या फिर दूषित सतहों के माध्यम से फैलता है तथा आमतौर पर सर्दियों और वसंत ऋतु में RSV और इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य संक्रमण के साथ फैलता है, यानी कि कथन दूसरा बिल्कुल सही है। लक्षणों में आमतौर पर खांसी, बुखार, गले में खराश, इसके साथ नाक बहना, ये सब शामिल है। आमतौर पर 2 से 5 दिन के बीच ठीक हो जाता है। हालांकि जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग और कमजोर जिनके इम्यून सिस्टम होता है, उन व्यक्तियों के लिए निमोनिया का जोखिम रहता है। और वर्तमान में HMPV के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कभी कभी जो समाचार में रहने वाले जो ऑर्निथिसिकिया और उसके साथ ही सोर्पोपोडोमोर्फा और जो थैरोपोडा है, इनमें से किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक पौधों के जीवाश्म, पक्षियों के विलुप्त प्रजातियां, प्रागैतिहासिक उभयचर, या फिर डायनासोर के प्रमुख समूह। तो इसमें किससे रिलेटेड ये जो प्रजातियां दी गई हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि डायनासोर के जो प्रमुख समूह है उनसे रिलेटेड है ये। तो इसकी जो हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। अब देखिए, इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ढेर सारी नॉलेज मिल जाती एक ही क्वेश्चन पर, एक ही टॉपिक पर। तो ऑर्निथिसिकिया, सोरोपोडोमोर्फा और थैरोपोडा जो डायनासोर के 3 प्रमुख समूह हैं, जिन्हें उनके शरीर और आहार संबंधी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ऑर्निथिसिकिया के तहत स्टेगोसोर्स और जो ट्राइसोराटॉप्स जैसे चोंच वाले पौधे खाने वाले डायनासोर, ये सब शामिल है। और सोरोपोडमोर्फा के तहत डिप्लोडोक्स जैसे लंबी गर्दन वाले जो डायनासोर शाकाहारी, वो सब इसमें शामिल रहते हैं इस श्रेणी में। थोरापोडा में टी-रेक्स तथा इसके साथ ही वेलोसिरैप्टर जैसी मांसाहारी प्रजातियां हैं, जिनमें से वेलोसिरैप्टर आधुनिक पक्षियों के पूर्वज है। डायनासोर प्रागैतिहासिक सरीसृप थे, जो कि लगभग 245 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 66 मिलियन पूर्व तक जो है मोरोजोइक युग, यानी कि जिसमें जो हम देखते हैं ट्रायसिक युग, जुरासिक युग, क्रेटेशियस काल, इससे संबंधित है। ये जो है अर्चिटूनोसॉरस जो है जैसे विशाल जीव के साथ हमिंग बर्ड जैसे छोटे आकार के थे, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लुई ब्रेल ने पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में ब्रेल लिपि को विकसित किया था, जो कि सैन्य संचार के लिए तैयार की गई थी। नाइट राइटिंग प्रणाली से ये प्रेरित थी। ब्रेल प्रणाली में वर्णों और प्रतीकों को दर्शाने के लिए 3x4 मैट्रिक्स में 12 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल ए ऑप्शन इज करेक्ट है, सिर्फ एक ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए
लुई ब्रेल जो है, जिन्होंने 1809 से लेकर 1852 तक जो जन्म इनका फ्रांस में हुआ था और 3 वर्ष की आयु में उनकी आंखों की नजर जो चली गई थी। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में छात्रवृत्ति मिली, जहां पर उन्होंने एक सेना के कप्तान की नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरित होकर ब्रेल लिपि का विकास किया था। यानी कि पहला कथन सही है। ब्रेल लिपि में 3x2 के मैट्रिक्स के 6 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करके वहां पर वर्ण यानी कि लेटर्स बनाए जाते हैं, जिन्हें उनकी व्यवस्था द्वारा पहचाना जा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके बाद ध्वनि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद ब्रेल लिपि अभी भी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जोखिम से नेत्रहीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपने इन कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है? जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जो कि नौवें सिख गुरु थे, उनके उत्तराधिकारी बने थे। उन्होंने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित एक योद्धा का समुदाय था। आपने सुना होगा सिख समुदाय। तो जो सिख समुदाय है, उनके जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे। और उसके बाद अब जो यहाँ पर बात हो रही है, ये 9th और 10th गुरु के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने पंच प्यारे नाम के एक संस्था की यानी कि स्थापना की थी, और जिनके तहत उन्होंने बलिदान के लिए 5 सिर मांगे थे और 5 लोगों ने अपनी मर्जी से उनकी मांग पर प्रतिक्रिया दी थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व जो है विवरण से अधिक मेल खाता है? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव या गुरु हरिकृष्ण? तो अब देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो गुरु तेग बहादुर जी के बेटे हैं। तो अब इसका जो बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस यानी कि ये जो पूरी विशेषताएं हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में है। अब देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की उनकी 358 जो जयंती थी उस पर श्रद्धांजलि दी है। उनकी जयंती नानकशाही कैलेंडर के अनुसार उस पर आधारित है, जिसमें अनुसार वर्ष 2025 में 6 जनवरी को है, ये यानी कि 6 जनवरी को थी। उन्होंने सिख पहचान के प्रतीक के रूप में 5 क को प्रस्तुत किया। कंघा यानी कि कंघी, इसके साथ केश बिना काटे बाल, कड़ा यानी कि स्टील का कंगन, कृपाण यानी कि तलवार, और कछहरा यानी कि शॉर्ट्स जो है ये खुले में नहीं पहने। ये आपने जब कोई भी बॉटम में कपड़ा पहनना है तो उसके नीचे ये शॉर्ट्स पहनने अनिवार्य होते हैं। उनके बेटे जोरावर सिंह यानी कि 7 वर्ष के और फतेह सिंह जो है 9 वर्ष के थे, जो सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार करने के लिए उनकी हत्या कर दी थी। इसके साथ ही जो इन पर एक मूवी भी बनी हुई आपने जरूर देखी होगी किसी ना किसी में। तो इन पर जो मूवी है वो है छोटे साहिबजादे या फिर 4 साहिबजादे, ऐसे नाम से है। उनके 2 बड़े बेटे थे अजीत सिंह और इसके साथ जुझार सिंह। उन्होंने चमकौर के युद्ध 1705 में अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें एक छोटी सिख सेना ने मुगलों और पहाड़ी राजाओं से युद्ध किया था। उनकी शहादत को याद रखने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। पंच प्यारे गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसके तहत उन्होंने बलिदान के लिए 5 सिर मांगे और 5 लोगों ने अपनी मर्जी से उनकी मांग को स्वीकार किया था। इसके साथ प्रारंभिक जीवन, उनका जो जन्म था 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब बिहार में हुआ था। वहां पर अभी बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है। वो अपने पिता गुरु तेग बहादुर के 9वें सिख गुरु के उत्तराधिकारी बनते हैं। योगदान क्या? उन्होंने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और न्याय की रक्षा के लिए वो उन्होंने खुद को समर्पित किया और अपने साथ ही अपने पूरे परिवार को भी उन्होंने समर्पित कर दिया था। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जितनी भी ये पर्सनैलिटीज की हमने ऑप्शन में यहाँ पर हमने सवाल में बात की, तो ये सभी जो है गुरु गोविंद सिंह की पर्सनैलिटी से मैच करती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भारत पोल पोर्टल। तो ये पोर्टल जो है चर्चा में इस बार रहता है, आखिर क्यों रहता है? सबसे पहला है राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय करने के लिए, एकीकृत भुगतान इंटरफेस ट्रांजैक्शन करने के लिए, गुमशुदा व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए, या फिर पर्यावरण अनुपालन की निगरानी करने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन ए इस बिल्कुल करेक्ट है। राज्य एजेंसी और इंटरपोल के बीच ये समन्वय करता है। तो भारत पोल पोर्टल क्या है? भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने, भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने घोड़ों का पता यानी कि जो भाग जाते हैं उनका पता लगाने के लिए और तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक अन्वेषण किया। एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च कर दिया है। भारत पोल पोर्टल जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
उसके द्वारा विकसित ये पोर्टल केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ रियल टाइम जानकारी साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से आप जो है इंटरनेशनल लेवल की जो पुलिस होती है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मींस की जो सीबीआई वगैरह होती है या फिर उसके साथ ही जो मतलब कि जो हमारे इंडिया की पुलिस है, तो वो सब इंटरनेशनल के साथ क्या है समन्वय कर सकती है। जो लोग भाग जाते हैं, भगौड़े होते हैं या फिर फ्रॉड होते हैं, उनको पकड़ने के लिए। और यह पिछली प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है जिसमें केवल सीबीआई तक ही पहुंच प्राप्त थी। यानी कि इस पोर्टल के जरिए सिर्फ आप सीबीआई तक ही पहुंच आपको मिल सकती थी। इसके साथ ही भारत पोर्टल जो है भारत पोर्टल नहीं, ये भारत पोल जो है साइबर अपराध जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध बढ़ रहे हैं उनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी समन्वित करता है। इसके साथ ये जो पोर्टल है रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस से संबंधित कार्रवाई को तेज करेगा, जिससे क्षेत्रीय सत्र के पुलिस अधिकारियों के लिए अपराधों से निपटना और आसान हो जाएगा। इसका क्षमता निर्माण कैसे हुआ? सीबीआई को भारत पोल के प्रयोग पर राज्यों को प्रशिक्षण देने और प्रभावी सुनवाई के लिए 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने का काम भी सौंपा गया। यानी कि 3 ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिसके तहत जो पुलिस है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन है उन पर विचार करना है। यह वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन, गुणवत्ता प्रमाणन के विकास के लिए स्थापित अर्ध न्यायिक निकाय है। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके बाद उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है। जो ऑप्शन बिल्कुल डी है, इसमें स्टेटमेंट कैसे हैं? भारतीय मानक ब्यूरो जो है भारत का वैधानिक जो राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। वस्तुओं के मानकीकरण के लिए, अंकन के लिए, गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए की गई थी। यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही नहीं है। इसकी स्थापना आरंभ में भारतीय मानक संस्थान के रूप में की गई थी। 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया। ये उपभोक्ता के मामले में खाद्य सार्वजनिक जो है वितरण मंत्रालय उसके अधीन काम करता है। और कथन दूसरा सही नहीं है। ये उत्पाद प्रमाणन यानी कि ISI मार्क, सोने चांदी के आभूषण जो जिसमें हॉल मार्किंग होती है, ESO के मार्क योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को संचालित करता है। इसमें जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, प्रकाश प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश उत्सर्जन जो है डायोड की तुलना में ताप दीप्त लैंपों की ऊर्जा दक्षता अधिक होती है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। तापदीय लैंप जो है सर्वदिशात्मक रूप से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इसमें से कौन से कथन सही है? कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीन, या फिर कोई भी नहीं? तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी 2 स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर तापदीय लैंप की बात की गई है। ICL यानी कि इनकैंडेसेंट लैंप्स जो होते हैं प्रकाश उत्पन्न करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट को गर्म करके संचालित किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा के रूप में पर्याप्त ऊर्जा की हानि होती है और जो लगभग सभी बिजली को प्रकाश में बदलने के लिए अर्धचालक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। यानी कि पहला कथन सही नहीं है। LED स्मार्ट प्रकाश उत्पादन के लिए बहुत कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे वे कहीं अधिक ऊर्जा कुशल विकल्प बन जाते हैं। ICL नाजुक होते हैं क्योंकि वे नाजुक टंगस्टन फिलामेंट से बने होते हैं और मामूली झटकों या फिर कंपन से आसानी से टूट सकते हैं। इसके साथ ही इसके विपरीत ही क्या है कि जो हमारा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है CFL जो है ये अधिक मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि वे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए गैस डिस्चार्ज मैकेनिज्म एवं फॉस्फोर कोटिंग का उपयोग करते हैं, जो कि ICL में फिलामेंट आधारित टंगस्टन की तुलना में टूट फूट को कम करता है। इस प्रकार CFL वास्तव में ICL की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। यानी कि दूसरा कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है कि ICL के द्वारा उत्पादित प्रकाश फिलामेंट के डिजाइन के कारण सभी दिशाओं में प्रकाश समान रूप से विकीर्ण करते हैं।
इसके साथ यह सर्वदिशात्मक उत्सर्जन ICL की जो प्रमुख विशेषता उसमें से एक है और जो उन्हें ऐसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जहां व्यापक समान प्रकाश की आवश्यकता होती है। अत कथन जो है तीसरा बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही था, पहला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑयल पाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में हुई थी। ऑयल पाम से तेल की उपज पारंपरिक तिलहनों की तुलना में 5 गुना अधिक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा ऑयल पाम का आयातक है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल यहाँ पर 2 होगा, सॉरी ये गलत मिस प्रिंट है, यहाँ पर लिखा होगा केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सी ऑप्शन है, सभी 3 ऑप्शन इसमें जो है सही है। अब देखिए, जो पश्चिमी अफ्रीका देश आपने सुना होगा, जो हमारा तो नहीं है, खैर चलो जो भी है, वेस्ट अफ्रीका जो एक तरह से एरिया है, वहां के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उत्पादित होने वाला ऑयल पाम भारत में अपेक्षाकृत एक नई फसल है, लेकिन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक वनस्पति तेल की उपज देता है, यानी कि पहला कथन सही है। ऑयल पाम की उपज पारंपरिक तिलहन की तुलना में 5 गुना से ज्यादा है। इसके साथ ही ऑयल पाम 2 प्रकार के तेल का उत्पादन करता है। पाम तेल जो कि फल के मेसोकार्प से प्राप्त होता है, इसमें 45 से 55% तक तेल जो है वो कम होता है, यानी कि जो फल के मेसोकार्प से तैयार होता है उसमें तेल कम होता है, और पाम कर्नल तेल जो कि कर्नल से प्राप्त होता है और लॉरिक तेलों का एक स्रोत होता है। और दूसरा कथन सही है। भारत में ऑयल पाम की खेती प्रमुखता से आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और केरल में होती है, जिसका कुल उत्पादन का 98% जो हिस्सा है यहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, उसके साथ गुजरात जो है, इसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड जैसे जितने भी और राज्य हैं वो भी इनका यानी कि खेती में योगदान देते हैं। इसके साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा ऑयल पाम आयातक है, यानी कि इंपोर्ट करता है, जिसका जो आयात वर्ष 2023-24 में 9.2 मिलियन टन तक हो चुका था, जो कि देश के लिए कुल खाद्य तेल आयात का 60% था, यानी कि तीसरा कथन भी सही है। ऑयल पाम मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो ब्रिक्स का सदस्य है? भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र या फिर इथियोपिया? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 और 5? तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि इसमें जितने भी यहाँ पर देश दिए गए हैं तो ये सभी जो है फिलहाल की घड़ी में जो है ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। ब्रिक्स आपने सुना ही होगा, ब्रिक्स एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, तो उसका समिट भी होता है, हर साल में समिट किया जाता है उसका। ब्रिक्स अभी हाल ही में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 10वें देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है, और ब्रिक्स विश्व की 10वीं उभरती अर्थव्यवस्था का एक अंतर सरकारी अनौपचारिक समूह है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल ग्रुप है ये। ब्रिक्स मूल संस्थापक सदस्यों में ब्राजील है, रूस है, भारत भी इसका जो सबसे पहले संस्थापक देश में से एक है, चीन, ये सब शामिल है, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका जो है दक्षिण अफ्रीका का जो वर्ष 2010 है उसमें शामिल हुआ, और वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमेरिका, UAE, इसके साथ ही जो मिस्र है और इथियोपिया है और सऊदी अरब, ये सब इसके सदस्य बने। शुरू में अर्जेंटीना के वर्ष 2024 में इस समूह में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में हुआ था और यानी कि आयोजित किया गया था। इसके साथ ही इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपने। यह जो है एक अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है, लेकिन जिसका गठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों को विनियमित करने के लिए किया गया है। इसका गठन जो है वर्ष 1994 में हस्ताक्षरित मार्किश समझौते के तहत किया गया। 1 जनवरी 2025 को इस संगठन की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपयुक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप? तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि विश्व व्यापार जो संगठन है वो इसमें से संबंधित है। इसकी जो आंसर है एक्सप्लेनेशन क्या है
कि 1 जनवरी 2025 को विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व व्यापार संगठन का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नेतृत्व जिसका गठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापारिक नियमों को विनियमित करने के लिए किया गया था। इसका गठन टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के उरुंगते दौर की वार्ता यानी कि 86 से 94 के बाद 123 देशों के द्वारा 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षरित मार्केट समझौते के तहत किया गया था, जिसका परिणाम स्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ। WTO ने गैट यानी कि जो वर्ष 1948 से विश्व व्यापार को विनियमित कर रहा है उसका स्थान लिया था। इसके बाद जो गैट क्या है, गैट वस्तुओं पर केंद्रित था, जबकि WTO के तहत वस्तुएं जो है इसके साथ सेवाएं हैं, बौद्धिक संपदा संबंधी व्यापार उनको शामिल किया गया। मुख्यालय क्या है इसमें, कौन सा इसका मुख्यालय, जिनेवा स्विट्जरलैंड, और 166 देश इसमें शामिल है। इसमें प्रमुख निकाय कौन से, मंत्री स्तरीय सम्मेलन है यानी कि सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, विवाद निपटान करने वाला निकाय जिसमें DSB व्यापार विवादों का समाधान करता है, और यानी कि इसका विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साहेल। जो साहेल क्षेत्र है उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। तो ये जो साहेल क्षेत्र है पश्चिमी सेनेगल से लेकर पूर्व में सूडान तक विस्तारित है। स्वाना की तरह यहाँ कम वृद्धिशील घास मिलती है। नील नदी इस क्षेत्र के लिए प्रमुख जल स्रोत है। तो इसमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि सिर्फ 2 ऑप्शन इसमें सही है। कौन कौन से देख लेते हैं। साहेल हमारा पश्चिमी और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र जो कि पश्चिम में सेनेगल में पूर्व से सूडान तक विस्तारित है, यानी पहला कथन सही है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान तथा दक्षिण में अर्ध स्वाना के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। स्वाना की तरह यहाँ कम वृद्धिशील घास, कांटेदार झाड़ियां एवं विरल वनस्पति मिलती है, यानी कि कथन 2 भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साहेल क्षेत्र का 10 देश यानी कि बुर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड, इनके बीच सीमांकन किया गया। पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी और बड़ी नाइजर नदी जो है इस क्षेत्र की प्रमुख जल को स्रोत है, और ये जो तीसरा कथन सही नहीं है, यानी कि ये जो हमने अभी देखा साहेल क्षेत्र, तो इसकी सबसे बड़ी नाइजर नदी है जो इसका प्रमुख जल स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में की गई थी। जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट का विकास और प्रक्षेपण सोवियत लॉन्चर का उपयोग करने के लिए किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसमें सही ऑप्शन है हमारा सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसमें सही है। अब देखिए भारत की जो अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियां हैं 1966 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में शुरू हुई थी, जिसके 3 प्रमुख तत्व क्या थे? संचार और सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह तैयार करना, अंतरिक्ष परिवहन और अनुप्रयोग कार्यक्रम करना। इसमें डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकॉस्पर की स्थापना की गई थी, यानी कि पहला कथन सही है। 1975 और 76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था, जिसके बाद गुजरात में खेड़ा संचार परियोजना शुरू की गई थी। इसके बाद जो भारत का पहला अंतरिक्ष यान है, जो भारत का पहला अंतरिक्ष यान जिसमें आर्यभट्ट एक सोवियत लॉन्चर के साथ लॉन्च किया गया ये था, और SLV-3 जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में 40 किलोग्राम तक का वजन करने में सक्षम था, जो कि वर्ष का 1980 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, यानी कि कथन दूसरा सही है। 1990 के दशक में भारत ने अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास किया, जिसमें संचार, जलवायु विज्ञान के लिए इनसैट प्रणाली और रिमोट सेंसिंग के लिए IRS प्रणाली शामिल है। इस अवधि के दौरान PSLV और GSLV का विकास भी एक प्रमुख उपलब्धि थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसे भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारत जो है विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक एवं उपभोक्ता है। किरेट पारीख समिति 2022 ने विद्युत उत्पादन से संबंधित पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य निर्धारण सुधारों की सिफारिश की है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सभी 3 इसमें सही है।
विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो है संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। संघ सूची की जो प्रविष्टि 14 है बताती है यह विदेशी देशों के साथ संधियां समझौते करने का, विदेशी देशों के साथ संधियों और समझौते अभिनयों में क्रियान्वित करने से संबंधित है। समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि 38 है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में प्रविष्टि में 38 में बिजली समवर्ती एक विषय है, यानी कि बिजली पर जो है भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, यानी कि पहला कथन सही है। विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद भारत के जो विद्युत क्षेत्र की स्थिति अब क्या है। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक उपभोक्ता है अप्रैल 2024 से लेकर। ये जो वित्त वर्ष 2023 है उसमें विद्युत की खपत 99.5% की वृद्धि देखी गई, यानी कि दूसरा कथन भी सही है। विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति क्या है, किरीट पारिक समिति जो है 2022 की। तो विद्युत उत्पादन से संबंधित पेट्रोलियम का प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य निर्धारण सुधारों की सिफारिश की गई, अत कथन तीसरा भी सही है। अशोक चावला समिति 2011 विद्युत उत्पादन के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस समेत संसाधन आवंटन का अध्ययन किया गया। दीपक पारेख समिति 2008 की जो है विद्युत क्षेत्र की परियोजना के वित्त पोषण के लिए सुझाए गए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो भी स्टेटमेंट दी उस पर विचार करने हैं। उन्होंने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, शिक्षा, सामाजिक उत्थान की वकालत की। उनका मूल विश्वास क्या था, एक जाति एक धर्म, सभी के लिए एक ईश्वर के नारे में व्यक्त था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जिसमें अद्वैत दीपिका, इसके साथ क्या आत्मविलासम और देव दशकम और ब्रह्म विद्या पंचकम शामिल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है उपयुक्त विवरण से सर्वोत्तम रूप से सुमेलित है। अयंकाली, श्री नारायण गुरु, स्वामी विवेकानंद या फिर ज्योतिराव फूले। इसका जो बी ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो श्री नारायण गुरु हैं उनका जन्म श्री नारायण गुरु जी का जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के चैंपांचमी में हुआ था। वे इजेवा जाति से संबंधित थे और तत्कालीन सामाजिक मानदंडों के अनुसार अवर्ण माना जाता था। उन्होंने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, शिक्षा, सामाजिक उत्थान की वकालत की। उनका मूल विश्वास था समानता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ही ईश्वर के नारे में व्यक्त होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जिसमें अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, देव दशकम या फिर ब्रह्म विद्या पंचकम शामिल है। उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए एक परोपकारी समाज श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। अरुविपुरम आंदोलन है, उन्होंने अरुविपुरम में एक शिव मूर्ति की स्थापना की जो कि सामाजिक न्यास, विशेष रूप से जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक थी, जो कि निम्न जातियों के मंदिरों में प्रवेश से रोकते थे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला क्या है, हाइड्रोजेल कैंसर वाली जगह यानी कि ट्यूमर साइट पर स्थानीयकृत दवा जो वितरण सुनिश्चित करता है जिसमें उपचार की परिशुद्धता में सुधार होता है। दूसरा कथन क्या है, हाइड्रोजेल जो है कैंसर रोधी दवाओं के लिए एक स्थिर भंडार के रूप में काम करता है तथा उन्हें कैंसर कोशिका लक्षित करने के लिए नए नियंत्रण से छोड़ता है, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं को बचाता है तथा दुष्प्रभावों को कम करता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या है। कथन 1 और 2 दोनों सही है लेकिन दूसरा पहले की सही व्याख्या नहीं है। कथन सी क्या है, कथन तो सही है किंतु दूसरा कथन गलत है। कथन 1 गलत है और दूसरा सही है। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए। अब देखिए, कैंसर चिकित्सा के लिए जो हाइड्रोजेल है, हाल ही में शोधकर्ता ने स्थानीयकृत कैंसर के उपचार के लिए एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। हाइड्रोजेल कैंसर वाली जगह जो है उस पर स्थानीयकृत दवा वितरण सुनिश्चित करता है जिससे उपचार की जो परिशुद्धता है उसमें सुधार होता है, यानी कि पहला कथन सही है। पारंपरिक कीमोथेरेपी और सर्जरी कैंसर कोशिकाओं का उपचार करते समय स्वस्थ कोशिकाओं का नुकसान पहुंचाती है। हाइड्रोजेल जो कैंसर रोधी दवाइयां होती हैं उनके लिए एक स्थिर भंडार के रूप में काम करती है और जो कि स्वस्थ कोशिका को सुरक्षित रखकर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करते हुए दुष्प्रभावों को कम करता है, यानी कि कथन 2 बिल्कुल सही है। जैव संगत, जैव निम्नीकरण, अल्ट्रा शॉर्ट या फिर पेप्टाइड से
बना यह हाइड्रोजन ग्लूटाथियोन से बड़े हुए सत्र पर प्रतिक्रिया करता है, जो कि कैंसर कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अणु है। हाइड्रोजेल जल आधारित त्रिआयामी बहुलक नेटवर्क है, जो कि तरल पदार्थ को अवशोषित करने और बनाए रखने में सक्षम है। उनकी अनूठी संरचना जो है जीवित ऊतकों की प्रतिकृति बनाती है, जिससे वे जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बन जाते हैं। विकल्प ए इसमें सही है, क्योंकि जो कथन एक है कथन दूसरे की सही व्याख्या है। इसी वजह से दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है। पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु निर्धारित है। समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक ही बनी रहती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो? तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं। जो पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं वो भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जो कि भारत जो महात्मा गांधी जी थे, उनका एक सपना था कि जो एक तरह से हमारा भारत जो है स्वराज्य राष्ट्र बने, यानी कि स्वराज की स्थापना करना, अर्थात लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के शासन की प्रणाली है। इन्हें सभी राज्यों में सरकार के तीसरे सत्र के रूप में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि जमीनी सत्र पर लोकतंत्र का निर्माण करना। आप देखते होंगे कि आपका जैसे ये गांव है, उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो अपनी एक पंचायत चुनते हैं, फिर अपने फैसले लेते हैं, यानी कि उन्हें गांव में क्या कुछ चाहिए होता है, पानी की जरूरत है, किसी एजुकेशन की जरूरत है, या फिर हॉस्पिटल की जरूरत है, तो वो सब आपस में निर्णय करते हैं, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पर ये जो एक तरह से लोकतंत्र बनाए रखता है। चुनाव लड़ने के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 21 वर्ष है, यानी कि पहला कथन सही है। अगर किसी पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो जो एक संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 73rd जो अमेंडमेंट था, उसके प्रावधानों के अनुसार जो बाकी मूल पंचायत रहेगी उसको बाकी कार्यकाल के लिए ही चुना जाएगा, यानी कि हर 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नहीं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ए सरकार है और यहाँ पर बी सरकार, सरकार नहीं हम लेते अभी, यहाँ पर मान लीजिए कि ए सरकार चुनी गई है, सरकार फिर आ गया, यहाँ पर पंचायत इसकी ये सरपंच चुनेंगे। अब मान लीजिए किसी तरह से ये जो पंचायत भंग हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो अब मान लीजिए इन्होंने 3 साल काम किया और जो बचे हुए 2 साल हैं, तो वो 2 साल के लिए नई सरकार चुनी जाएगी, नई इनमें एक पंचायत होगी, वो सिर्फ 2 साल तक ही काम करेगी, यानी कि जो 3 साल है वो तो उसके पहले किसी और ने पूरे कर दिए हैं। इसी तरह जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए उसका पुनर्गठन होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राहक अधिग्रहण और लेन देन प्रसंस्करण की लागत उसको कम करना, खरीदारों को विविध उत्पाद सेवा विकल्प उपलब्ध कराना, एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त में से कितने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के उद्देश्य हैं? केवल एक, केवल दो, केवल 3, केवल 3 या फिर कोई भी नहीं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है? तो इसमें बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, बी ऑप्शन है केवल 2 इसमें सही है। अब देखिए इसमें सही क्या है उसको देख लेते हैं कैसे है। भारत सरकार के जो वाणिज्य और मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग जो है उसके द्वारा अप्रैल 2022 में लॉन्च किए गए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का उद्देश्य एक मुक्त समावेशी गैर और अंतर संचालन योग्य प्लेटफॉर्म को बनाकर डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करना है। दिसंबर 2021 में एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित ONDC के संस्थापक सदस्य जो थे क्वालिटी काउंसिल ऑल इंडिया और प्रोटीन जो है इंगत टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में एकाधिकारवादी या फिर ई कॉमर्स, इसके साथ ही जो प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म है उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए संचारित को बढ़ावा देना, इसके साथ ही ग्राहक अधिकरण को लेन देन प्रसंस्करण के लिए लागत कम करना, बाजार में प्रतिभागी का विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय भाषाई अंतराल को पाटना शामिल है, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या करता है
ओएनडीसी का उद्देश्य क्या है? विविध उत्पाद सेवा विकल्प छूट के माध्यम से प्रतिस्पर्धा मूल्य निर्धारण और बेहतर विकल्प प्रदान करके जो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर है उनको सशक्त बनाना, यानी कि दूसरा कथन भी सही है। इसके बाद उल्लेखनीय रूप से ओएनडीसी एक मुक्त परिवेश और अंतर संचालन को बढ़ावा देता है, जिससे विशिष्टता को अनिवार्य किए जाने की बजाय विक्रेताओं को कई प्लेटफॉर्मों पर काम करने की सुविधा प्राप्त होती है, यानी कि तीसरा कथन बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि पूरी तरह से हम इसको सही नहीं कह सकते। अब चलते हैं हमारे ये अब ये जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर कुछ, चलो देख लेते हैं। जो ये जो है अद्वैत वेदांत से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध को इसका प्रमुख समर्थक माना जाता है। इसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि यह परम वास्तविकता एकल और निराकार है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना ही एक और ना ही दो? तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट है, यानी कि केवल दो जो है आंसर वो बिल्कुल सही है। हम्म यहां पर देखिए व्याख्या। जो अद्वैत वेदांत है भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है। अद्वैतवाद की अवधारणा पर बल दिया गया। इससे आदि शंकराचार्य के द्वारा व्यवस्थित किया गया तथा यह उपनिषदों को शिक्षा पर आधारित है, यानी कि पहला कथन सही नहीं है। इसके अनुसार परम वास्तविकता ब्रह्मा निराकार एवं अद्वैत है, सभी भेदों से परे हैं। अत कथन दो सही है। व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्मा के समान है और इसके बीच मिलन के माध्यम से मुक्त जो है मोक्ष प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सेशन जो हम क्या कर रहे हैं कि यूपीएससी का जो हम मॉक टेस्ट, एक तरह से यूपीएससी के जो मॉक टेस्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं उससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो आप खुद देखेंगे आपको क्या क्या फायदे होंगे। यहाँ पर मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है कि आपने कितनी ज्यादा यानी कि कितने ज्यादा आपने जो सीए के टॉपिक कर लिए हैं, यानी कि सीए आपका कितना कवर हो चुका है। इसके साथ ही आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो हमारा ये आज का जो सेशन है दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। अगर आपको ऐसे मॉक टेस्ट की सीरीज लगानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और डेली अपडेट्स के लिए इसका जो बेल आइकन है वो जरूर दबाइएगा। तो हम दोस्तों मिलेंगे हमारे थर्ड मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।